दोस्तों नमस्कार। आइए हम सब एडिटोरिया के क्लास 6 हम सब का कंप्लीट हो चुका है। क्लास 6 के जितने भी एनसीईआरटी से संबंधित एडिटोरिया का जो आया है, एनसीईआरटी क्लास एडिटोरिया का क्लास 6 में जितने भी चैप्टर थे, टोटल 12 चैप्टर थे, वो सब हम सब पढ़ लिए हैं। आज हम सब क्लास 7 स्टार्ट किए हैं। क्लास 7 से संबंधित जितने भी चैप्टर दिए गए, इनसे संबंधित जितने प्रश्न बनाएंगे, आइए हम सब अच्छी प्रकार से डिस्कशन के साथ प्रश्न को देखते हैं। व्याख्या सहित अच्छी प्रकार से रिवीजन होगा हम सबका। आइए, तो हम सब आइए अपने प्रश्नों पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी के इतिहास का जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत कब लिखा था? 14वीं शताब्दी के इतिहास का जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत कब लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1356 में लिखा था। ठीक है, थोड़ा सा आइए इसका डिस्कशन सुन लीजिए अच्छे से। 1356 ईस्वी में कई बार जो है ना, लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार जो है 1356 में तथा दूसरी बार इसके 2 वर्ष के बाद, और दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। इस पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। ठीक है, इसीलिए पहली बार की जानकारी जो है ना 1971 में के बाद मिली है, इसीलिए 1356 ईस्वी इसका हो गया राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, मध्यकाल में जो ना रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? यानी कि मध्यकाल में रहट का प्रयोग जो है किस कार्य के लिए किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंचाई के लिए किया जाता था रहट का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? जातक कथाओं का संकलन जो है ना, ये बौद्ध अनुयायियों के द्वारा किया गया है। आइए थोड़ा देखते हैं। जातक या जातक कथा बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का सुत्त पिटक की कथा है, जो मान्यता है कि खुद गौतम बुद्ध जी के द्वारा कहे गए हैं। हालांकि हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि कुछ जातक कथाएं बौद्ध धर्म के निर्माण के बाद उनके शिष्यों के द्वारा कही गई है। विश्व के प्राचीनतम निम्नलिखित कहानियां जातक कथाएं हैं, जिसमें लगभग 600 कहानी संग्रहण की गई है। यह ईस्वी संवत से 300 वर्ष पूर्व की घटना है। इन कथाओं में मनोरंजन के माध्यम से नीति और धर्म को समझने का प्रयास किया गया है, बौद्ध और जातक कथाओं में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भू स्वामियों को क्या कहा जाता था? यानी दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता है? उसे जो है ना बेल बेलला बेल्ला बेलला कहा जाता था, बेलला। दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामियों को बेलला कहा जाता था। बेलला कृषि जमींदारों का एक विशिष्ट वर्ग था, जिसने संगम युग के दौरान प्राचीन तमिल व्यवस्था के अभिजात वर्ग का गठन किया था। ठीक है, बस जो बोल रहे थे दोस्तों, इसको व्याख्या को बस सुनिए अच्छे से, बस अच्छी प्रकार से समझ आ जाएगा। दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को बेलला, साधारण साधारण हलवाहों को उनवार, यानी कि बड़े भूस्वामियों को बेलला कहा जाता था, और साधारण हलवाहों जो हल को चलाते थे उनको उनवार, और भूमिहीन मजदूर को दास दास केडेसियार और अधिमई कहलाते थे। यानी भूमिहीन मजदूर को जो ना दास भी कहा जाता था, और केडेसियार भी कहा जाता था, और अहिम अधिमई अधिमई भी कहलाते थे। ठीक है, आइए निम्नलिखित में से कौन जो है त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? निम्नलिखित में से कौन जो है त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? चोल। ठीक है, चोल जो है त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। आइए, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक जो है ना कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। ठीक है, चूंकि इस लंबी चली लड़ाइयों में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने पढ़ा इसकी चर्चा जो है त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे हुआ, दक्कन में राष्ट्रकूट किनके सामंत थे? दक्कन में जो है ना राष्ट्रकूट जो है किनके सामंत थे? ये जो है ना कर्नाट के चालुक्यों के।
दक्कन के राष्ट्रकूट जो है किसके समान थे? कर्नाटक के चालुक्य के समान थे। गंगोई चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक के द्वारा किया गया? ठीक है, गंगई चोलपुरम की स्थापना जो है किस शासक के द्वारा किया गया? आइए इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम के दो। गंगई चोलपुरम की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया? राजेंद्र प्रथम के द्वारा। आइए देखते हैं, राजेंद्र प्रथम जो है ना, राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजा तंजादुर और गंगई कोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल काल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सही है ये देखना है। ठीक है, आइए पहला देखते हैं। चोल के काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। ठीक है, चोल के काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था, ये सही है। गांव के समूहों को जो है नाडू कहा जाता था, गांव के समूहों को नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद तथा नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासनिक कार्य करते थे। दोनों के दोनों सही है दोस्तों, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा, सत्य पूछ रहा है, दोनों सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम सबका। पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? पल्लवों के काल में जो है नगरम जो है, पल्लवों के काल में नगरम जो है ना किसे कहा जाता था? ये जो नगरम जो है व्यापारियों के संगठन को कहा जाता था नगरम। पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें शामिल होती है? यानी पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें जो शामिल होती है? आइए कौन सी चीजें शामिल होती है, आइए देखते हैं। ये अभिलेख भी शामिल होते हैं, पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख शामिल होते हैं, मिट्टी के बर्तन भी शामिल हुए थे, और जानवरों की हड्डियां भी, धातु भी, औजार भी, आभूषण, यानी कि इनमें से जितने भी है सबका सब सही है। पुरातात्विक स्रोत के संबंध में कौन सी चीजें शामिल है? ये जितने है ऑप्शन में सब शामिल होते हैं। मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में किसके बराबर है? मुगलों की जागीर जो है ना दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? यानी कि मुगलों की जागीर जो है दिल्ली सुल्तान में से किसके बराबर है? मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? इक्ता के बराबर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मध्यकाल में जो रानी दिद्दा किस क्षेत्र की शासिका थी? मध्यकाल में रानी दिद्दा जो है किस क्षेत्र की शासिका थी? मध्यकाल में रानी दिद्दा जो है ना कश्मीर की शासिका थी। इस आइए इससे संबंधित देखते हैं, कश्मीर से संबंधित थोड़ा सा देख लीजिए। मिनहाज उस सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उनके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है। इसलिए यह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? ठीक है, आइए देखते हैं। क्योंकि मध्यकाल में रानी जो है ना दोस्तों, स्त्री जो है ना शासिका के रूप में नहीं देखी जाती थी, और ये रानी दिद्दा जो है ना उसमें से एक अलग रूप में आकर कश्मीर की शासिका बनी थी। वही बात मिनाजुस सिराज का सोचना था। दिल्ली सल्तनत में जो है ना कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत पर कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता है? ठीक है, उसे जो है ना खराज कहा जाता था, उसे खराज। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं हम सब? खराज। ठीक है, आइए थोड़ा सा खराज के बारे में आइए देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत के। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी और सामंतों, अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलादीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया, और स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया। पहले स्थानीय सामंत के द्वारा कर लगाया जाता था, ठीक है दोस्तों, उसके बाद स्थानीय सामंतों से ये अधिकार छीन लिया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। जो पहले स्थानीय सामंत थे उसको भी कर चुकाने के लिए बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। ठीक है, ये जो ना दिल्ली सुल्तानत के बारे में बात हो रही है। और कुछ पुराने सामंत और जमींदार जो है ना राजस्व का निर्धारण और
वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय तीन तरह के कर थे। पहला कृषि पर, जिसे खराज कहा गया। कृषि पर था, जिसे खराज कहा गया, ठीक है। और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। ये जो कृषि कर खराज था दोस्तों, ये किसान की उपज का 50% कर था, याद रखना है। दूसरा मवेशियों पर तथा घरों पर, ये कृषि पर हो गया। फिर दूसरा मवेशी पर भी था, मवेशी हो गया। फिर घर पर हो गया। ये तीन कर उस समय थे। और कृषि पर कितने प्रतिशत कर लगे थे? 50%, याद रखना। दिल्ली सल्तनत पर जो है सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक जो है मंगोलों का शासन, सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण जो है किसके शासनकाल में हुआ? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ। इन दोनों को याद रखना, ठीक है दोस्तों। आइए, सूर्यवंश ने दिल्ली पर कितने वर्षों तक शासन किया? सूर्यवंश ने दिल्ली पर कितने वर्षों तक शासन किया था? ये जो ना 15 वर्ष तक शासन किया था। सूर्यवंश ने दिल्ली पर कितने वर्ष तक शासन किया था? 15 वर्ष तक शासन किया था। सही मिलान कीजिए। मुगल, आइए देखते हैं फर्रुख सियर जो है ना, मुगल बादशाह और वर्ष अच्छी प्रकार से देखना है हम सबको। फर्रुख सियर जो है ना 1713 से 1719। आलमगीर द्वितीय जो है ना 1754 से 1759। और शाह आलम द्वितीय जो है ना, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। और अहमद शाह जो है ना 1748 से 1754। इसका मिलान हो गया। आइए देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी दोस्तों, ठीक है। मुगल काल में सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? मुगल काल में जो है ना सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? आइए देखते हैं। उनको जो है ना मालवा का मिला था। मुगल शासक सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? मालवा की। मालवा जो है ना मुगल काल में जो है ना प्रभावशाली राजपूत घरानों ने जो है ना गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबे की सूबेदारी को दावा किया, सूबेदारी का दावा किया, ठीक। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिली। दोनों याद रखना है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन है, सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली? मालवा तो मिल गई, मालवा इनको मिल गई। पर जोधपुर के राजा अजीत सिंह को क्वेश्चन में आ जाए, जोधपुर के राजा अजीत सिंह को कहाँ की सूबेदारी मिली? तो जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी मिली, ठीक है। और सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिली। और 1722 में सवाई राजा जय सिंह को आगरा की सूबेदारी मिली। और सवाई राजा जय सिंह को जो है ना, एक और याद रखना, 1722 में कहाँ की मिली सूबेदारी? 1722 में आगरा, 1722 में आगरा की सूबेदारी मिली। ये भी साथ में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख जत्थों तथा मिसलों को की संयुक्त सेना, सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता है था? सिख जत्थों तथा मिसलों के संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? यह जो तो दस दल खालसा, इनको जो ना दल खालसा कहा जाता। सिख जत्थों तथा मिसलों के संयुक्त सेना को दल खालसा कहा जाता था। आइए थोड़ा सा दल खालसा से संबंधित भी देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी में जो ना कई योग नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपनी आप को अपने जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं ही दल खालसा कहलाती है। ये संयुक्त सेना ही दल खालसा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सबका, सिखों की राखी व्यवस्था, यानी सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? यानी सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? ये जो है ना 20% हिस्सा जो है संरक्षण के लिए लिया जाता था। आइए थोड़ा सा आइए थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी में दल खलसा और बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में ये सामूहिक निर्णय लिए लिए जाते थे, जिन्हें गुरु यानी गुरु के प्रस्ताव यानी गुरु मत यानी गुरु गुरु मत
ठीक है, गुरु के जिन्हें गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। ऐसा नहीं है कि बस कर लिया जाता था दोस्तों, ये कर के बदले राखी व्यवस्था के अंतर्गत जो है ना उपज का 20% तो लिया जाता था, पर ये उपज के बदले सुरक्षा प्रदान किया जाता था किसानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, मुगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि माता माता की ओर से तुर्की शासक तैमूर के वंशज थे। माता की ओर से वे तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। पिता की ओर से वे चंगेज खान यानी मंगोल के वंशज थे। दोनों को दोनों गलत है। ठीक है, इसीलिए ना तो फर्स्ट होगा ना तो सेकंड होगा। क्या इनके बारे में पूरा व्याख्या पढ़ लिया जाए? आइए देख ही लेते हैं। मुगल जो है ना दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खां, माता की ओर से जो है ना माता की ओर से माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खां, तुर्की शासक नहीं, मंगोल शासक चंगेज खां होगा माता की ओर से। ठीक है, माता की ओर से याद हो गया, मंगोल शासक चंगेज खां। माता की ओर से तुर्की के शासक तैमूर वंशज, ये गलत है, पूरे सरपट गलत है। माता की ओर से जो है ना हो जाएगा मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर तैमूर जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, तैमूर के वंशज थे। पिता की ओर से चंगेज खां के नहीं, पिता की ओर से चंगेज खां के नहीं, तैमूर के हो जाएंगे जो ऊपर में है। तैमूर के पिता की ओर से तैमूर के हो जाएंगे, और माता की ओर से मंगोल के हो जाएंगे। बस उल्टा कर दिया दोस्तों। ठीक है, इनको जो है ना उल्टा कर दिया गया है। मंगोल तैमूर तैमूर हो जाएगा पिता की ओर से, माता की ओर से हो जाएगा मंगोल, और इसमें क्या कर दिया, माता की ओर से तैमूर कर दिया है और पिता की ओर से जो है ना मंगोल कर दिया है। बस याद रखिए। भारत में तोप का प्रयोग पहली बार किस युद्ध में हुआ? भारत में जो है तोप का प्रयोग जो है ना पहली बार जो है ना पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ। भारत में तोप का प्रयोग पहली बार किस युद्ध में हुआ? पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ना 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को जो है ना पानीपत में हराया। ठीक है, इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया, दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में लिया, और 16वीं शताब्दी के युद्धों के तोप और गोलीबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। यानी पानीपत की लड़ाई में जो है ना बाबर ने प्रभावी ढंग से इसका यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मनसबदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, मंगोलों को नौकर शाह मनसबदार कहलाते थे। मुगलों सॉरी फर्स्ट है, मुगलों के नौकर शाह जो है मनसबदार कहलाते थे, तो ये सही है। दूसरा, इनके पद और वेतन का निर्धारण जात की संस्था पर निर्भर था। यानी इनके पद और वेतन का निर्धारण जात की संस्था पर निर्भर था, इसलिए फर्स्ट और दो दोनों सही है। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? मनसबदारी की व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा सत्य है, आइए ये बताना है। ठीक है, मनसबदारी के संबंध में पहला है, अकबर ने जागीरों का सही आकलन कर मनसबदारों में वितरित किया। अकबर ने जागीरों का सही आकलन कर मनसबदारों में वितरित किया। दूसरा है, औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। ये दोनों दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए इनका राइट आंसर एक और दो दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम सबका, मुगलों की राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? मुगलों की राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जब्त। जब्त जब्त मुगलों के राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को जब्त कहा जाता है। ठीक है, आइए, अकबरनामा किसने लिखी? अकबरनामा जो है ना अकबरनामा किसने लिखी? अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। अकबरनामा जो है ना अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब देखते हैं।
अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता? अकबर ने जो है ना बंगाल को किस वर्ष जीता? ये 1586 में जीता। अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता? 1586 में जीता। ठीक है, आइए थोड़ा देखते हैं इनके बारे में। आठवीं शताब्दी यानी आठवीं शताब्दी से पांच शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य बंगाल का उद्भव हो गया। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। और 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। यानी जीतने के बाद 1586 के बाद सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। ठीक है, उस समय भाषा तो फारसी थी, पर बंगाली भाषा क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वीं और 14वीं शताब्दी के समय खोखर जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है? 13वीं और 14वीं शताब्दी के समय खोखर जनजाति जो है ना किस क्षेत्र से संबंधित है? खोखर जनजाति जो है ना पंजाब से संबंधित है, क्योंकि पंजाब में खोखर जनजाति का निवास होता था। आइए, अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में किस जनजाति के लोगों पर हमला किया? यानी कि अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में किस जनजाति के लोगों पर हमला किया था? किस जनजाति के लोगों पर हमला किया था? इन्होंने जो ना चेरों पर हमला किया था। चेरों पर हमला किया था। ये मौजूदा बिहार झारखंड के कई इलाकों में जो ना 12वीं सदी तक चेर सरदार सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेरों चेरों लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। पूरी तरह अधीन जो है ना चेरों को नहीं कर पाए राजा मान सिंह, सॉरी, सेनापति राजा मान सिंह। ठीक है, और औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया। यानी औरंगजेब के समय भी चेरों के कई किलों पर कब्जा किया गया और इन जनजातियों को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाले महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल संथाल थे, यद्यपि वे उड़ीसा और बंगाल में रहते थे। मुंडा और संथाल चेर के साथ साथ जो है ना मुंडा और मुंडा और संथाल भी इस क्षेत्र में रहते थे। मध्यकालीन मध्यकालीन मध्यकाल में जातियों की संख्या बढ़ने के क्या कारण थे? मध्यकाल में जो है ना जातियों के बढ़ने के क्या कारण है, आइए देखते हैं। जनजाति और अन्य सामाजिक समूहों के जाति व्यवस्था में शामिल होने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों और सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को जातियों के रूप में मान्यता दी गई। ये दोनों सही है। और ब्राह्मण द्वारा नए जातियों को उद्भव का विरोध किया गया। ये सही नहीं है दोस्तों, ये गलत है। ब्राह्मण के द्वारा ऐसा कुछ नहीं गया, इसलिए एक और दूध सही हुआ। बस 1565 में आसिफ खान द्वारा गढ़ कटंगा पर आक्रमण का सामना किसने किया? 1565 में आसिफ खान द्वारा गढ़ कटंगा पर आक्रमण का सामना किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रानी दुर्गावती ने। 1565 में आसिफ खान द्वारा गढ़ कटंगा पर आक्रमण का सामना रानी दुर्गावती के द्वारा किया गया। दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन चयन करें। दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन करें। आइए देखते हैं हम सब। पहला जो है नए नए नार सेव संत थे, यानी कि नए नार सेव संत थे। दूसरा जो है ना अलवार वैष्णव संत थे, यानी अलवार जो है ना वैष्णव संत थे। एक और दो दोनों सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सबका निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है कि पुहार पांडवों का बंदरगाह था, ये सही है। और मदुरै चोलों का बंदरगाह था, ये सही है। ये जो है ना दोस्तों, ये उपयुक्त में से दोनों को दोनों गलत लग रहा है। ये सही पूछ रहा है, सही है ही नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए इससे संबंधित देखते हैं क्वेश्चन। दक्षिण भारत में जो ना
चोल चेर पांड्य के पास सत्ता के दो केंद्र थे, एक अंतर्देशीय और एक तटीय। इन तटीय शहरों में से दो महत्वपूर्ण थे, पहला पुहार या कावेरी पट्टनम। यह चोलों के बंदरगाह था। ठीक है, पांड्य का बंदरगाह नहीं था पुहार, ये चोलों का बंदरगाह था। पुहार जो है चोलों का बंदरगाह था, पांड्य का नहीं। ठीक है, पहला तो इस तरह इसलिए गलत हुआ कि पुहार जो है ये पांड्य का बंदरगाह नहीं था, ये जो है ना चोलों का बंदरगाह था। ये जो है ना चोलों का बंदरगाह था। पहला हो गया मधु। अब आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं हम सब। मदुरै पांड्यों की राजधानी थी। मदुरै जो ना पांड्य की राजधानी थी। देखिए, हमेशा ऑप्शन में उल्टा ही किया जाता है। मदुरै जो ना पांड्यों की राजधानी थी, यानी कि इसमें देखिए दूसरा क्या गया, मदुरै चोलों की। चोल को कर दिया है ऊपर होना चाहिए तो नीचे कर दिया है, और पांड्य नीचे होना चाहिए तो ऊपर कर दिया है, बस यही अंतर है। ठीक है, मदुरै जो ना पांड्य की बंदरगाह था, और राजधानी भी थी पांड्य की मदुरै। पांड्य की राजधानी ही थी मदुरै। और पुहार जो है चोलों का बंदरगाह था, इसलिए दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दार्शनिक शंकर के बारे में जो है ना, वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, और उन्होंने जगत को मिथ्या या माया का। और चौथा जन मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया, यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। तो इसका हो जाएगा 2 3 4, 2 3 4 हो जाएगा। वीर वीर सेव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ, यानी वीर सेव आंदोलन जो है किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। वीर सेव आंदोलन जो है कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। ठीक है, यह आंदोलन जो है 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक से प्रारंभ हुआ। वीर शेरो वीर वीर सेव यानी वीर सेवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावे वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। यानी वीर शैव आंदोलन के क्षेत्र में कहाँ से प्रारंभ हुआ? कर्नाटक से। ये सब जो है ना आंदोलनकारी जो है ना, ये सब आंदोलनकारी कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन जो तेने कहिए पीर पराई जाने रे किसने लिखा। ये महात्मा गांधी का प्रिय भजन जो है तो वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे किसने लिखा था। ये किसने लिखा था? नरसिंह मेहता ने। ये जो है ना नरसिंह मेहता के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, प्रारंभ में थोड़ा बड़ा कर दूं, बस। प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए। प्रारंभ में जो नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में जो लोकप्रिय हुए। प्रारंभ में ये जो ना उत्तरी क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए। प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए? ये उत्तरी क्षेत्र में लोकप्रिय हुए। मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई? मीराबाई जो है किसकी अनुयायी बन गई? मीराबाई जो है रविदास की अनुयायी बन गई। आइए थोड़ा जानते हैं मीराबाई। मीराबाई जो है रविदास जो मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी, और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीति रिवाजों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय है। मीराबाई की गीत है। ठीक है, अनुयायी बन गई रविदास की। चोल काल में जन करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये जो है ना, तो वेट्टी एक प्रकार का ऐसा कर है जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था, और कदमई एक भू राजस्व है। ये सही है पर ये गलत है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, आइए थोड़ा देखते हैं। चोल काल जो है ना, चोल काल
स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, चोल काल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तमिलनाडु में शासन शासन करने वाले चोलों ने शिलालेखों में विभिन्न प्रकार के करों के लिए 400 से अधिक शब्द हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर जो है बेट्टी है, सबसे अधिक उल्लेखित कर जो है बेट्टी है। ठीक है, जो नगद में नहीं बल्कि जबरन मजदूरी के रूप में लिया जाता था। बेट्टी कर जो है एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता नहीं, बेट्टी कर एक प्रकार का ऐसा कर था जो नगद में नहीं लिया जाता था। ये जो है ना मजदूर जबरन मजदूरी के रूप में लिया जाता था। जबरन मजदूरी, मजदूरी के रूप में, मजदूरी, मजदूरी जबरन वो भी जबरन मजदूरी के रूप में बेट्टी कर लिया जाता था। इसलिए ये गलत था। बेट्टी एक प्रकार का जबरन मजदूरी कर था, याद रखिएगा। चोल काल में कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? कबीर का जन्म जो है ना जोहाना में हुआ था। कबीर का जन्म जो है ना जोहाना में हुआ था, याद रखना। लंगर लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? लंगर व्यवस्था की शुरुआत जो है ना गुरु नानक के द्वारा किया गया था। लंगर व्यवस्था की शुरुआत गुरु नानक के द्वारा किया गया था। आइए थोड़ा जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में गुरु नानक साहब के जन्म लेने वाले यानी कि न, पाकिस्तान में ननकाना साहब यानी कि तलवंडी जो है ना पाकिस्तान में ननकाना साहब के नाम से जगह है। उसी में वहाँ पे जन्म लेने वाले गुरु नानक ने करतारपुर यानी करतारपुर जो रावी नदी के तट पर डेरा गुरु नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों यानी भजनों को गाया जाता था। इनके अनुयायी अपने अपने धर्म या जाति अथवा लिंग भेदभाव को नजरअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे ही लंगर कहा जाता है। ये लंगर व्यवस्था की शुरुआत गुरु नानक के द्वारा किया गया है, ताकि इसमें साथ में मिलके सब खाना खाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये उस जाति का, ये उस जाति का, ये किसी भी जाति का, सब मिल बांट के एक जगह खाते पीते हैं और खिलाते भी हैं। इसी को लंगर कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों का कालक्रम इस प्रकार है। कालक्रम आइए देखते हैं अच्छे प्रकार से किसका कैसे है इसका। आइए पहले कौन है? फासियन यानी फायान, सेन त्सोंग यानी स्वयं त्सोंग। ये सब जो है ना एनसीईआरटी में शब्द दिए गए हैं दोस्तों। हम सबको सीधा वेन सॉन्ग याद रहता है, पर उसमें वेन सॉन्ग से पहले स्वयं त्सोंग है, स्वयं सॉन्ग है। हम सब ऐसे डायरेक्ट याद वैन सॉन्ग आता है। ऑप्शन में कभी अगर ये अगर ऑप्शन में आ गया तो बहुत बच्चा फंस जाएगा। स्वयं सॉन्ग बस रिलेट करके थोड़ा मारिएगा। फासियान यानी फायान, इस तरह से कुछ कुछ मेल खाता है। और इत सिंह, उसके बाद इत सिंह आया। ठीक है, ये जो जितने भी यात्रा करने आए बौद्ध तीर्थ यात्रियों का कालक्रम हम सब देखे। इनमें से प्रत्येक तीर्थ यात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। ठीक है, इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। आइए हम सब अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संगमकालीन व्यापार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संगम का आइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। व्यापारी जो है, व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे। इस संगम कालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? ये ही सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग का प्रयोग करते थे, ये गलत है। दक्षिण भारत जो है ना सोना, मसाले, खासकर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। दक्षिण भारत में रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सिक्के भी मिले हैं, ये भी सही है। ठीक है,
और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक मानव जन निम्न में से किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन चयन करते थे। प्रारंभिक मानव जन निम्न में से किस आधार पर पौधों पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे। आइए देखते हैं किस प्रकार करते थे। पहला है, जिनके जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी और बड़े दाने तथा मजबूत डंठल वाले पौधे खाते थे। अहिंसक जानवर। सब सही है, 1 2 3 ये सही है। भक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भक्ति के संबंध में जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना। अच्छा, किसी देवी या देवताओं के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहते हैं, एकदम सही। श्रीमद् भागवत भगवत गीता में भक्ति मार्ग को स्वीकार किया गया है, राइट। भक्ति की विचारधारा को बौद्ध तथा जैन पंथों में अस्वीकार कर दिया। भक्ति की विचारधारा को ऐसा नहीं है कि अस्वीकार कर दिया गया, बस उसका अलग अहिंसक था, इसीलिए ये गलत है। एक दो यानी कि असत्य है ना, असत्य है तो 3 हो जाएगा, केवल 3 है ना, हाँ केवल 3 ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नए नए नार संतों की संख्या कितनी थी। नए नार संतों की संख्या कितनी थी। नए नार संतों की संख्या जो 63 थी। नए नार संतों की संख्या 63 थी। यानी कुल मिलाकर 63 नए नार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसे अनेक जातियों में पैदा हुए थे। कम अन- नए नार, ठीक है। नए नार संत उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। इसमें कौन कौन प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध जो ना अपार थे, समंदर थे, और सुंदर सुंदरार थे, और माणिक्य बसागरा थे। उनके गीतों के 2 संकलन है, तेवरम और तिरुवाचकम। बस। नयनार संतों की संख्या जो 63 थी, याद रखिए। सत्य कथन को चयन करना है, सत्य कथन की चयन करना। आइए, रामानुजन 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुआ। रामानुज जो है 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए, ये सही है। वे नए रामानुज जो है नए नार संतों से प्रभावित थे, ऐसा नहीं है ये। उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। रामानुज ने अद्वैतवाद का सिद्धांत नहीं दिया। अब आइए रामानुज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। रामानुज ने विशिष्टा विशिष्टा द्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। रामानुज ने विशिष्टा विशिष्टा द्वैत के सिद्धांत, उन्होंने अद्वैत का सिद्धांत नहीं दिया था। विशिष्टा द्वैत यानी कि विशिष्टा द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज ने के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब देखते हैं। सूफी संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सूफी संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सूफी मुस्लिम रहस्यवादी थे। सूफी मुस्लिम रहस्यवादी थे, ये तो सही है। वे इस्लामी आचार संहिता को स्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति भक्ति तथा उन सभी मनुष्यों के प्रति दयावान रखने पर बल देते थे, ये गलत है। ईश्वर के प्रति भक्ति नहीं होती थी उनकी, उन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। ईश्वर के प्रति ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण बल दिया, हाँ 1 3 सही है, ठीक है। 1 3 सही है दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वीं शताब्दी के ग्रंथ यानी लीला लीलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करें, ठीक है। चयन करना, सत्य कथन का चयन करना है। वे केरल के मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यक और पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य में संबंधित है। इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई है। लीला तिलकम के बारे में पूछ रहा है, ये दोनों का दोनों गलत है, उपयुक्त में से कोई नहीं सही है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, बताने का तो डायरेक्ट
टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं, पर थोड़ा डिस्कशन कर देते हैं ताकि थोड़ा अगर उसको ध्यान से सुन लीजिए तो एक जगह आपका क्वेश्चन से संबंधित जितने भी और डिटेल व्याख्या दिए हुए हैं उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको याद भी ज़्यादा रहेंगे। इसी प्रकार से थोड़ा डिस्कशन भी बताते जा रहे हैं ताकि इसी कारण लेट हो रहा है, नहीं तो 60 क्वेश्चन पढ़ाने में कितना आधा घंटा में वीडियो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए अच्छे प्रकार से व्याख्या को सुनना है। ऑप्शन जैसे खत्म होता है उसके बाद व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुनना है दोस्तों, ताकि आपको आगे फायदा कर सके। ठीक है, आइए हम सब देखते हैं। कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? कथक नृत्य जो है ना भारत के किस भाग से संबंधित है? कथक नृत्य जो है ना उत्तर भारत से संबंधित है। ठीक है, आइए कथक के बारे में थोड़ा आइए जान लेते हैं। कथक शब्द जो है ना कथा शब्द से निकला है, जिनका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक जो है ना उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक जो है ना मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचक को अलंकृत किया करते थे और 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रचार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण कर लिया था। इस प्रकार कथक से संबंधित हम सब जान गए। आइए उत्तर भारत से संबंधित बहु बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? बसोहली शैली जो ना ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। बसोहली शैली जो है किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। आइए 17वीं थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों वर्षों में हिमाचल क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भाव प्रवनली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा गया। बसोहली शैली कहा गया जो है ना हिमाचल क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एक भाव प्रवनकली का विकास हुआ, यानी लघु चित्रकाल का इधर विकास हुआ। आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस मंजरी की रचना किसने की? नेक्स्ट क्वेश्चन है हम सबका, रस मंजरी की रचना किसने की? रस मंजरी की रचना जो है ना भानु दत्त ने की। रस मंजरी की रचना भानु दत्त के द्वारा किया गया। हिमालय में जो ना लघु चित्रकला की जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह थी भानु दत्त की रस मंजरी। अच्छा, भानु दत्त की रस मंजरी जो है ना लघु चित्रकला की जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी, चित्रकला से संबंधित उधर आगे बढ़ा था सबकी रुचि, उसी से संबंधित है भानु दत्त। ठीक है, और यह क्षेत्रीय लघु चित्रकला की विशिष्ट शैली को दर्शाता है। यह क्षेत्रीय यह जो ना क्षेत्रीय लघु चित्रकला की विशिष्ट शैली को दर्शाता है। रस मंजरी की रचना किसने की? भानु दत्त ने। नेक्स्ट है बृहद्रमन पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला है इसकी रचना बंगाल में की गई। दूसरा है इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति दी। ठीक है, एक और दो दोनों हो जाएगा। सत्य कथन के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी की मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? ये बहुत जरूरी है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ देगा, यूपीएससी के द्वारा भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। 12वीं शताब्दी के गंग वंश में एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में जो ना पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से जगन्नाथ जी के मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? ये गंग वंश के शासक के द्वारा बनवाया गया था। मणि मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या है? मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ जो है ना हीरा और मूंगा। मणि प्रवालम का
शाब्दिक अर्थ क्या है? मणि परवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा। ठीक है दोस्तों, आइए। चारण घाट, यानी कि चारण घाट किसे कहते हैं? चारण घाट जो है किसे कहते हैं? चारण घाट जो है ना, राज चारण घाट जो है राजपूतों की सूर गाथाओं के गायकों को कहा जाता है। चारण घाट जो है ना किसे कहा जाता है? चारण घाट राजपूतों के सुर गाथाओं के गायकों को कहा जाता है। राजपूत शासक शूरवीरों के आदर्श को संयोजे रखते थे, ठीक है, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का जन्म वरण किया मगर पीठ नहीं दिखाया। राजपूत शूरवीरों की कहानियां काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से जो ना ये विशेष रूप से प्रशिक्षित प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई गाई जाती है। चारण भाटों द्वारा गाई जाती है, ठीक है, राजपूत सूर्य कथाओं की गायकों का चारण भाटों के द्वारा ये गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम सबका, दो चाला या चौचाला स्थापत्य किस क्षेत्र की विशेषता है? यानी कि ये जो ना दो चाला तथा चौचाला स्थापत्य किस क्षेत्र की विशेषता है? ये बंगाल की विशेषता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब देखते हैं। राजा राजधानी को राजस्व का समय समय पर भेजा भेजा जाना कम हो गया और कारण गवर्नर और सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया। किसके बारे में बोला गया है? ये जो ना सही बात है, ए आर दोनों सही, ए आर का सही स्पष्टीकरण भी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब देखते हैं। जाट राज्य अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरा? जाट राज्य जो है अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरा? वो राजा का नाम है सूरजमल। जाट राज्य सूरजमल के समय जो है ना शक्तिशाली रूप से उभरा था। आई सूरजमल ने जो 18वीं शताब्दी में शासन किया था। वे जाट सरदार बदन सिंह के पुत्र थे सूरजमल। वह एक महान नेता थे, महान सेनानी और महान राजनयिक और अपने समय के एक महान राजनेता थे राजा सूरजमल। इनके समय में जाट राज एक ताकतवर क्षेत्र के रूप में उभरा था, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1761 के बीच उत्तरी भारत का कितनी बार आक्रमण किया? अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1761 के बीच उत्तरी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली ने? ये याद रखना है। ये जो है ना 5 बार आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली ने। आइए देखते हैं थोड़ा सा। नादिर शाह के आक्रमण के बाद जो है ना अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। यानी नादिर शाह के आक्रमण के बाद जो है ना अफगान शासक नादिर शाह आक्रमण करके गए, उसके बाद जो है ना अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण का तांता लगा दिया। इसने उसने तो 1748 से 1761 के बीच 1748 से 61 की 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। बस आक्रमण करे लूटपाट मचाती थी अहमद शाह अब्दाली। और नादिर शाह के आक्रमण के बाद जो है और उससे पहले नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। और नादिर शाह ने उससे पहले जो है 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था नादिर शाह के द्वारा, याद रखना है। और दिल्ली का संपूर्ण धन लूट पाट करके चल गया था। नादिर शाह जो आक्रमण करके गया ना, उसके बाद 1748 से फिर अहमद शाह अब्दाली लगातार आक्रमण पे आक्रमण करके लूटपाट के लिए जा रहा था। आइए हम सब देखते हैं अब। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है शायद। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किया था, ठीक है। आइए थोड़ा इनके बारे में भी जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह 17वीं शताब्दी के दौरान जो है सिख के एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज निर्माण को बढ़ावा मिला, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उनके पश्चात राजपूत और मुगल शासकों के खिलाफ कड़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी। यानी गुरु गोविंद सिंह ने जो ना 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और
स्थापना करने के बाद राजपूत और मुगल शासकों के खिलाफ कड़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम सबका आज क्लास, इस प्रकार हम सबका जो ना कक्षा 7 का एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से संबंधित जितने भी एमसीक्यू थे, यानी टोटल 60 थे, 60 के साथ हम सब व्याख्या सहित डिस्कशन किए हैं। अब आप सब ही कमेंट में बताइए कि बस आएगा क्वेश्चन पढ़ना है, 4 ऑप्शन पढ़ना है, टिक लगा के आगे बढ़ जाना है। जिस प्रकार हम सब व्याख्या सहित डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, किसी किसी का जो नहीं रहता है उसको छोड़ के स्किप करते हैं, बाकी सबका लगभग व्याख्या करते हुए आगे बढ़ना, इसी प्रकार से पढ़ाना, या फिर ऑप्शन क्वेश्चन आएगा ऑप्शन को पढ़ के टिक लगा के आगे बढ़ना है। जो आपको आप सबका राय होगा कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे क्या करना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम सब अब कक्षा 8 के हिस्ट्री के एनसीईआरटी के साथ। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो सही लगा हुआ, इतना दूर अगर देखे हैं तो लाइक करके जाइए, करते हुए जाइए, जिससे कि आगे की वीडियो के लिए मोटिवेशन भी साथ साथ मिलते रहे।